हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रोथ ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर मॉडर्न एजुकेशन की ग्रोथ कैसे हुई थी। तो मेजरली इसकी 3 फेजेस हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 3 फेजेस के बारे में यहाँ पे हम इसके डिस्कस करेंगे। 4th फेज जो है उसमें एज सच कोई ज्यादा डेवलपमेंट हुई नहीं है, तो इसीलिए 4th वाली जो फेज है बहुत ही छोटी सी है। तो मेजरली 3 फेजेस है ग्रोथ ऑफ मॉडर्न एजुकेशन से रिलेटेड। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सर्जेंट प्लान 1944 का, राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फेज से। जो फर्स्ट फेज थी 1758 में शुरू हुई थी और 1812 तक ये चली थी। तो इनिशियली अगर हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की, जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी, तो उस टाइम पे वो इंडिया में एजुकेशन को लेकर, एजुकेशन को डेवलप करने में कोई भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। उनका सिर्फ और सिर्फ काम था ट्रेड करना, तो एजुकेशन को लेकर उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। तो उस टाइम पे जो थोड़े बहुत एजुकेशन में डेवलपमेंट्स हुई थी, तो वो इंडिविजुअल लेवल पे हुई थी। इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स थे, अलग अलग जैसे सोशल वर्कर्स होते हैं, तो उनके एफर्ट्स की वजह से थोड़ी बहुत जो एजुकेशन में डेवलपमेंट हुई थी। लेकिन बाद में 1781 के अंदर वॉरेन हेस्टिंग जब आते हैं तो ये इस्टेब्लिश करते हैं कलकत्ता मदरसास, राइट। वॉरेन हेस्टिंग ने सबसे पहले मॉडर्न एजुकेशन की शुरुआत करी थी 1781 के अंदर। इन्होंने बनाए थे कलकत्ता मदरसास। किसके लिए? मुस्लिम लॉ की स्टडी के लिए, क्योंकि मदरसास में जो होता है मुस्लिम के बारे में ही पढ़ाया जाता है, मुस्लिम लॉ के बारे में पढ़ाया जाता है। तो उसी की स्टडी से रिलेटेड ये मदरसा यहाँ पे इस्टेब्लिश किए गए थे। बाद में फिर 1791 के अंदर संस्कृत कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया था बनारस के अंदर। संस्कृत कॉलेज कहाँ पे इस्टेब्लिश किया था? बनारस के अंदर। किसने करा था? जोनासन डंकन ने। यहाँ पे हिंदू लॉ और फिलॉसफी के बारे में पढ़ाया जाता था संस्कृत कॉलेज के अंदर। फिर 1800 एडी में जो लॉर्ड वेलेस्ली थे, ये लेकर आए थे फोर्ट विलियम कॉलेज। इन्होंने इस्टेब्लिश करा फोर्ट विलियम कॉलेज। अब ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज था, यहाँ पे सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन किया जाता था इंडियन लैंग्वेज के अंदर। लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चला। ये जो कॉलेज था सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए ही चला। 1802 के अंदर आकर ये कॉलेज जो था वो बंद हो जाता है। फिर नेक्स्ट शुरुआत होती है सेकंड फेज की, राइट। फर्स्ट फेज में भी कुछ ज्यादा नहीं है, 2-3 कॉलेजेस जो थे वो एस्टेब्लिश हुए थे फर्स्ट फेज के अंदर। कलकत्ता मदरसा, संस्कृत कॉलेज एंड फोर्ट विलियम कॉलेज, राइट। फिर इसके बाद शुरुआत होती है सेकंड फेज की। सेकंड फेज में 1813 में शुरुआत होती है सेकंड फेज की और 53 तक ये चलती है। 1813 के अंदर आया था चार्टर एक्ट ऑफ 1813 और फर्स्ट टाइम ये हुआ था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर एक चार्टर एक्ट में इंडियन एजुकेशन की डेवलपमेंट को लेकर बात हो रही है कि इंडिया के अंदर हम एजुकेशन को, मॉडर्न एजुकेशन को, वेस्टर्न एजुकेशन को कैसे डेवलप करें, राइट। तो उसके लिए इन्होंने क्या करा कि जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल था उसको इन्होंने कंपल्सरी कर दिया कि एजुकेशन के लिए, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए जो है वो आपको अलग से रखने हैं एजुकेशन की डेवलपमेंट के लिए। और ये जो 1 लाख रुपए रखे जाते थे, इसमें इंडियन लैंग्वेज और लिटरेचर को प्रमोट किया जाता था। उसके लिए इन फंड्स को यूज किया जाता था इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर की प्रमोशन के लिए। और 1813 के चार्टर एक्ट के अंदर ही इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज जो थी उनको अलाउ कर दिया कि वो अपने रिलीजियस आइडियाज को इंडिया के अंदर आगे स्प्रेड कर सकते हैं। सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंस थी 1813 के चार्टर एक्ट की, वो क्या थी कि पहली बार ऐसा हुआ था कि जो कंपनी थी उन्होंने एजुकेशन को प्रमोट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किसको दी? स्टेट को दे दी, राइट। इंडिया के अंदर एजुकेशन को प्रमोट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो इन्होंने स्टेट को दे दी। यहाँ पे फर्स्ट टाइम चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के अंदर, राइट। एक तो क्या हुआ, अलग से इन्होंने बजट रखना शुरू कर दिया कि 1 लाख रुपए एजुकेशन की डेवलपमेंट के लिए होने चाहिए। क्रिश्चियन मिशनरीज जो थी उनको रिलीजियस आइडिया स्प्रेड करने की परमिशन दे दी और
जो एजुकेशन को स्प्रेड करने की, प्रमोट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो इन्होंने स्टेट को दे दी। 1817 के अंदर कैलकाटा कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया। 1817 के अंदर कैलकाटा कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था राजा राम मोहन रॉय जी की एफर्ट्स के साथ, और यहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन जो थी वो कराई जाती थी। और यहीं पे कैलकाटा के अंदर 3 संस्कृत कॉलेजेस भी सेटअप करे गए थे। राइट, 3 संस्कृत कॉलेजेस यहाँ पे कैलकाटा के अंदर सेटअप किए गए थे। 1823 के अंदर एक जनरल कमेटी बनाई गई थी, और ये जो कमेटी बनाई गई थी ना, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस, ये अपॉइंट करी गई थी इंडिया के अंदर एजुकेशन की डेवलपमेंट को लुक आफ्टर करने के लिए, कि इंडिया के अंदर जो एजुकेशन है वो किस तरह से चल रही है, तो उसको किस तरह से हम और बेटर बना सकते हैं, उससे रिलेटेड ये कमेटी जो थी वो अपॉइंट करी गई थी। लेकिन अब उस टाइम पे एजुकेशन को लेकर एक कंट्रोवर्सी आई, जिसके चलते हुए ये जो कमेटी थी ये फेल हो गई। अब कंट्रोवर्सी यहाँ पे क्या आई? कंट्रोवर्सी आई थी कि हम किस तरह की एजुकेशन को स्प्रेड करना चाहते हैं, ट्रेडिशनल एजुकेशन या फिर वेस्टर्न एजुकेशन को, और जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा एजुकेशन का वो क्या होगा, वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में हम इसको स्प्रेड करेंगे या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में स्प्रेड करेंगे। तो ये कंट्रोवर्सी इस टाइम पे आई थी। लेकिन उसके बाद 1835 के अंदर, ये 1823 की बात है, राइट, उसके बाद 1835 के अंदर मकॉलेज एजुकेशनल पॉलिसी आई, जिसमें ये जो कंट्रोवर्सी थी उसको सॉर्ट आउट किया गया। कैसे? अब ये जो मकॉलेज एजुकेशन पॉलिसी आई थी, इसको लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भी अप्रूवल अपना दे दिया था। इसमें क्या था? इसमें ये बोला गया कि हम जो अब यहाँ पे बात थी कि ट्रेडिशनल या वेस्टर्न एजुकेशन होनी चाहिए। यहाँ पे बात हुई कि हम ट्रेडिशनल एजुकेशन को फेवर करेंगे, लेकिन जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो होगा इंग्लिश। राइट, द पॉलिसी फेवर्ड इंग्लिश एजुकेशन टू अ ट्रेडिशनल वन, कि हम ट्रेडिशनल एजुकेशन को प्रमोट करेंगे इंग्लिश मीडियम के अंदर। राइट, तो ये था मकॉलेज एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो कंट्रोवर्सी थी उसको यहाँ पे सेटल किया गया। फिर 1844 की बात है, 35 के बाद सीधा आते हैं 44 पे। 1844 के अंदर जो लॉर्ड हार्डिंज थे, इन्होंने क्या डिसाइड करा? इन्होंने डिसाइड करा कि जो एजुकेटेड इंडियंस है, अब वो इंग्लिश स्कूल के अंदर उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। जो इंग्लिश स्कूल है उसमें जो एजुकेटेड इंडियंस है वो भी एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम कर सकते हैं, वहां पे जो है टीचिंग का काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट उनको दिया जाएगा इंग्लिश स्कूल्स के अंदर, इंडियन एजुकेटेड को, जो एजुकेटेड इंडियंस है उनको। तो इससे क्या हुआ? इससे इंडिया के अंदर जो वेस्टर्न एजुकेशन थी उसको और ज्यादा बूस्ट मिला। 1849 के अंदर, 44 के बाद हम चलते हैं 49 पे। 1849 के अंदर कलकत्ता में बेथुने स्कूल जो था वो फाउंड किया किसने? J.E.D. बेथुने ने। J.E.D. बेथुने ने कलकत्ता में बेथुने स्कूल फाउंड करा। इसके साथ ही एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट पूसा के अंदर सेटअप किया गया, और पूसा बिहार में, और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट रुड़की के अंदर यहाँ पे सेटअप किया गया। राइट, फिर नेक्स्ट शुरुआत होती है थर्ड फेज की, फ्रॉम 1854 टू 1900। अब 1854 के आता है चार्ल्स वुड डिस्पैच। चार्ल्स वुड जो थे, इन्होंने एक डिस्पैच प्रिपेयर करा था जिसको वुड्स डिस्पैच के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो वुड्स डिस्पैच था ये किस पे बेस्ड था? ये था इंडिया के एजुकेशनल सिस्टम पे बेस्ड था, जिसको बोलते हैं मेग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन। क्या बोलते हैं? मेग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। राइट, अब इसमें कुछ प्रपोजल्स दिए गए। क्या प्रपोजल्स थे ये वुड्स डिस्पैच के अंदर या मैग्ना कार्टा के अंदर? इसमें प्रपोजल दिए गए कि जो गवर्नमेंट है उसको इंडिया के अंदर वेस्टर्न एजुकेशन को स्प्रेड करने की जरूरत है इंग्लिश मीडियम के अंदर। सॉरी, इंग्लिश मीडियम में
वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में स्प्रेड करेंगे फॉर हायर एजुकेशन। जो हायर लेवल की एजुकेशन है वहां पे वेस्टर्न एजुकेशन होनी चाहिए, और जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो कौन सा होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए हायर एजुकेशन के लिए। लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ इन्होंने बोला कि जो रूरल एरियाज है वहां पे वर्नाकुलर प्राइमरी स्कूल्स भी सेटअप किए जाएंगे, जहां पे लोकल लैंग्वेज में जो एजुकेशन है वो दी जाएगी, स्पेशली संस्कृत और पर्शियन में, राइट। तो यहाँ पे रूरल एरियाज में जो प्राइमरी स्कूल है वहां पे जो एजुकेशन होगी वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में होगी, संस्कृत और पर्शियन में। लेकिन जो हायर एजुकेशन है वो वेस्टर्न एजुकेशन होगी और इंग्लिश मीडियम में होगी, राइट। और प्राइवेट एंटरप्राइजेस, जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस है उनको इनकरेज करने के लिए, एजुकेशन में इनकरेज करने के लिए उनको ग्रांट्स देनी शुरू की जाएगी। ये प्रपोजल था वुड्स डिस्पैच का। और अलग से एक डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन सेटअप किया जाएगा 5 प्रोविंसेस के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन सेटअप किया जाएगा 5 प्रोविंसेस के लिए। कौन कौन से यहाँ पे ये 5 प्रोविंसेस है? एक तो था बंगाल, यहाँ पे दूसरा था बॉम्बे, बंगाल बॉम्बे, तीसरा था मद्रास, चौथा था यहाँ पे पंजाब, और 5वां प्रोविंस था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, राइट। तो ये 5 प्रोविंसेस के अंदर जो एजुकेशन है उसके लिए एक डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस है जो है वो सेटअप किया जाएगा। और 4th प्रपोजल क्या था कि यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता स्टैब्लिश करी जाएगी 1857 में बॉम्बे में और मद्रास के अंदर। टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन सेटअप किए जाएंगे, और विमेन के लिए एजुकेशन को यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। तो ये इसके कुछ प्रपोजल्स थे। ज्यादातर ये जो इसके प्रपोजल्स थे वुड्स डिस्पैच के, उनको इंप्लीमेंट किया गया था। इससे क्या हुआ? इससे इंडिया का जो एजुकेशनल सिस्टम था उसको वेस्टर्नाइजेशन किया गया। इंडिया का जो एजुकेशनल सिस्टम था उसको वेस्टर्नाइज किया गया, जैसे ही वुड्स डिस्पैच के जो प्रपोजल्स थे उनको इंप्लीमेंट किया गया। फिर 1882 के अंदर जो लॉर्ड रिपन थे, इन्होंने अपॉइंट करा था हंटर कमीशन। हंटर कमीशन आया 1882 में। लॉर्ड रिपन ने हंटर कमीशन को अपॉइंट करा था। इसको लीड कौन कर रहे थे? हंटर कमीशन को, इंपॉर्टेंट है हंटर कमीशन, इसको लीड कर रहे थे सर W हंटर, राइट। अब इस कमीशन के अंदर क्या था? इस कमीशन के अंदर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन की बात हुई थी, राइट। कमीशंस व्यूज वर रिस्ट्रिक्टेड टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड ये हंटर कमीशन आया था। इसमें वही थी कि एजुकेशन को एक्सटेंड करने के लिए स्टेट का क्या रोल है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें फीमेल एजुकेशन की, तो उसको स्प्रेड करने के लिए स्टेट का क्या रोल रहेगा, किस तरह से जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस है वो एजुकेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इसके बारे में आया था ये हंटर कमीशन। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, वुड्स डिस्पैच भी इंपॉर्टेंट है और हंटर कमीशन भी। वुड्स डिस्पैच जो है ये तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। अब उसके बाद पंजाब के अंदर जो पंजाब यूनिवर्सिटी है ये सेटअप करी गई 1882 के अंदर। पंजाब यूनिवर्सिटी कब स्टैब्लिश हुई थी? 1882 में। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 के अंदर स्टैब्लिश करी गई थी। लास्ट में आता है फोर्थ फेज 1901 से 1920 तक था। तो इसमें यूनिवर्सिटी कमीशन अपॉइंट करा था। ये यूनिवर्सिटी कमीशन जो था ये अपॉइंट करा था लॉर्ड कर्जन ने। और इसको लीड कौन कर रहे थे? इसको लीड कर रहे थे सर थॉमस रेली। अब इनकी जो रिपोर्ट आई थी उसके बेसिस पे जो यूनिवर्सिटीज एक्ट था वो पास हुआ था 1904 के अंदर, राइट। इसके अलावा कुछ ज्यादा 4th फेज के अंदर नहीं है। नेक्स्ट लास्ट में हम बात करते हैं सर्जेंट प्लान की। सर्जेंट प्लान 1944 का। ये जो सर्जेंट प्लान था ये कौन लेकर आया था? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। सर्जेंट प्लान कौन लेकर आया था? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ये लेकर आया था इसको 1944 के अंदर। तो यहाँ पे एलिमेंट्री और हायर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए ये जो सर्जेंट प्लान था वो लाया गया था। तो इसमें था कि जो 6 से लेकर 11 इयर्स की एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी, और उसके बाद 6 से 11 इयर्स को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी, और उसके बाद 6 साल तक स्कूल कोर्सेज भी दिए जाएंगे फ्रॉम 11 to 17 इयर्स एज ग्रुप के बच्चों को,
राइट। तो इसका ये जो प्लान जब आया था उस टाइम पे इसका एम था कि हम आने वाले 40 साल के अंदर जो एजुकेशन है उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, इसको डेवलप करेंगे आने वाले 40 साल तक। 1944 में आया था, तो 1984 तक हम एजुकेशन को इंडिया के अंदर जो है पूरी तरह से डेवलप करेंगे, लेकिन बाद में जो था इसको 16 ईयर्स कर दिया गया था। तो यहाँ पे एजुकेशनल एडवाइजर कौन थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो वो थे सर जॉन सर्जेंट। सर जॉन सर्जेंट यहाँ पे बने थे एजुकेशनल एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, राइट। So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.